आरती और शालिनी काव्या से मिलने उसके घर आती हैं, जो शहर में रहने वाली एक मॉडर्न लड़की है। काव्या, अब तो तू हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ यार, अब हम शाम में किसके साथ घुमा करेंगे? तुम लोग तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं इस दुनिया को ही छोड़कर जा रही हूँ। अरे बगल वाले शहर तक ही तो जा रही हूँ, जब मन करे आ जाया करना मिलने। तभी काव्या की माँ वहाँ आती है। बेटा, एक ना एक दिन सबकी शादी तो होनी ही है। बस फर्क इतना है कि काव्या की तुम दोनों से पहले हो रही है। आंटी, हमने तीनों ने डिसाइड किया था कि शादी करेंगे तो एक साथ करेंगे, और आपने इसकी पहले कर दी। अभी तो हमने लाइफ अच्छे से एंजॉय भी नहीं की है। हाँ, तो अभी 10 दिन बाकी हैं, अच्छे से एंजॉय करो। काव्या एक शहर में रहने वाली मॉडर्न लड़की है, जिसकी शादी एक पुश्तैनी हवेली वाले परिवार के छोटे बेटे से होने वाली है। घर की सबसे बड़ी मुखिया थी निर्मला देवी। बहू, तू दोबारा सास बनने वाली है, लेकिन तुझे अपनी बहू संभालनी नहीं आई। कब से चाय के लिए बोला हुआ है। मासा, आज मायरा की तबीयत थोड़ी ढीली है, आती ही होगी। इस घर की बहुएं आज भी सदियों से ऐसे ही रहती आ रही हैं, घूंघट में, पुराने तौर तरीकों के साथ। इस हवेली में वक्त बदल गया था, लेकिन सोच नहीं। तभी मायरा चाय लेकर आती है। बहू, समय की कोई अहमियत है या नहीं? क्या तुम्हें नहीं पता किस समय चाय पी जाती है? वो दादी सा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो आंख लग गई थी। जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जहाँ लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे तो लगता है ये दादी सा वक्त में और पीछे जाती जा रही हैं। तभी वहाँ सविता आती है। मायरा, तुमने घूंघट हटा दिया? पता है ना, मासा देख लेंगी तो घर सिर पर उठा लेंगी। माँ जी, एक तो इस किचन में कोई खिड़की नहीं है। आज के मॉडर्न जमाने में भी इस चूल्हे पर खाना बनाओ। मुझे तो लगता है मैं इस घूंघट में ही किसी दिन मर जाऊंगी। बहू, तुम्हारी शादी को तो अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। मैं ये सब 35 साल से झेल रही हूँ। अब सोच रही हूँ, छोटी बहू आएगी तो उसका क्या होगा? यहाँ बहुओं की पहचान उनके नाम से नहीं, उनके घूंघट से होती थी। उस हवेली में नियम बदलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। दिन गुजरते हैं और आज काव्या और अरुण की शादी है। काव्या ने बहुत ही सुंदर सा मॉडर्न लहंगा पहना हुआ था। ये मेरी सास और जेठानी ने आज के जमाने में घूंघट क्यों किया हुआ है? तभी निर्मला देवी अपनी बहू से कहती हैं, सविता, तुझे दिख नहीं रहा? बहू ने घूंघट नहीं किया हुआ। हमारे घर की बहुएं बिना घूंघट नहीं रहती। जी मासा, मैं अभी बोलती हूँ। समधन जी, काव्या को घूंघट करा दीजिए। मासा गुस्सा कर रही हैं। हमारे यहाँ घूंघट करना बहुत पुरानी प्रथा है। सविता जी, काव्या ने इतना महंगा ब्राइडल मेकअप करवाया है। घूंघट कर लेगी तो फोटो अच्छी नहीं आएगी, और शादी रोज रोज थोड़ी होती है। मासा, वो कह रही हैं, काव्या ने महंगा ब्राइडल मेकअप करवाया है। घूंघट करेगी तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। अच्छा, तो घूंघट नहीं करेगी? इतना कहकर निर्मला देवी खड़ी हो जाती हैं। रोक तो ये शादी। काव्या के माता पिता निर्मला देवी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। मासा, ये आप क्या कह रही हैं? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, पहले आपकी बेटी को अच्छे से फोटो ही खिंचवाने दीजिए, उसके बाद घूंघट में ही शादी होगी। गौरी, काव्या से घूंघट करवाओ। हाँ हाँ बेटा, घूंघट कर ले। काव्या घूंघट करती है, तब मासा आगे शादी की मंजूरी देती हैं। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये घूंघट और करा दिया। कोई बात नहीं काव्या, थोड़ी देर की बात है, घर जाकर हटा लूंगी। काव्या को लगता है ये बस कुछ ही देर की बात है, पर उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। गृह प्रवेश के वक्त बहू, इस घर में कदम रखने से पहले सुन लो। तुम्हारे इस पुश्तैनी ससुराल के कुछ नियम हैं। बहू हमेशा घूंघट में रहेगी। घर के बड़ों के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। किसी भी बात पर अपनी सलाह नहीं देनी। जो बोला जाए, जैसा बोला जाए, उसे चुपचाप स्वीकार करना है। निर्मला देवी की बात सुनकर काव्या बोलती है, दादी सा, आप तो बहुत मजाकिया हैं। आज के टाइम पर ये कैसे बाबा आदम के जमाने के नियमों की बात कर रही हैं आप? बहू, मासा मजाक नहीं कर रही हैं। इन्हीं नियमों को इतने सालों से हम मानते आ रहे हैं, अब से तुम्हें भी मानना है। काव्या ये सुनकर चौंक जाती है। गृह प्रवेश के बाद काव्या और रोहित अपने कमरे में आ जाते हैं। रोहित, दादी सा ने जो भी नीचे कहा, क्या वो सच में सच है?
आज के मॉडर्न जमाने में ऐसे नियम? आर यू सीरियस? काव्या, दादी साहब बहुत पुराने ख्यालात की हैं। उनकी बातें मानो पत्थर की लकीर है। अभी तुम सो जाओ। सुबह उठने में देर हुई तो दादी सा गुस्सा हो जाएंगी। सो जाऊं? मेरी तो नींद ही उड़ गई है अब। अगली सुबह काव्या तैयार होकर बिना घूंघट हॉल में आती है, जहां उसके ससुर और जेठ बैठे होते हैं। पापा जी, आपका गला खराब है, गर्म पानी लाऊं? तभी वहां मायरा आती है और काव्या को अपने साथ ले जाती है। दीदी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? पापा जी को खांसी हो रही है, उन्हें गर्म पानी दे दीजिए। काव्या, पापा जी को खांसी नहीं हो रही थी, तुम बिना घूंघट उनके सामने चली गई, इसलिए वो ऐसे कर रहे थे। है दीदी, ऐसे कौन करता है? तभी वहां निर्मला देवी आ जाती हैं। काव्या, तुम अपने जेठ और ससुर के सामने बिना घूंघट ही चली गई? तुम्हें कल इस पुश्तैनी ससुराल के नियम समझाए थे ना? काव्या घूंघट कर लेती है। पहले ही दिन अपनी दादी सास से डांट सुनकर काव्या की आंखें भर आती हैं। निर्मला देवी अपनी बहू सविता के पास आती हैं। सविता, तेरी बहू को कल समझाया था, शायद उसे समझ नहीं आया, तो तू इस घर के नियम काव्या को अच्छे से समझा देना और पहली रसोई की रस्म भी पूरी करवा लेना। मासा, काव्या मॉडर्न लड़की है, इन सब के बारे में उसे अभी पता नहीं है, पर आप नाराज मत होइए, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। वही रसोई में सविता काव्या को समझा रही होती है। काव्या, दिल छोटा मत करो, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। मैं भी दादी सा के नियमों से बहुत परेशान हूँ। जमाना आगे बढ़ रहा है और दादी सा उतना ही पीछे जाती जा रही हैं। दीदी, इतने मॉडर्न जमाने में मुझे समझ नहीं आता, आप लोग ऐसी लाइफ में कैसे एडजस्ट कर रहे हो? क्या कोई भी दादी सा के गलत नियमों के खिलाफ नहीं लड़ता? तभी वहां सविता आ जाती है। बहू, ये सब छोड़ो, अब से यही तुम्हारा संसार है। तुम अपनी पहली रसोई का खाना बना लो, जिसमें गाजर का हलवा, पूरी, आलू की सब्जी, मासा के लिए रोटियां और चने बना लेना। माँ जी, इस चूल्हे पर इतनी गर्मी में इतना सब? बहू, परेशान मत हो, बड़ी बहू तुम्हारी मदद कर देगी। ठीक है माँ जी। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घरवालों के लिए खाना बनाती हैं। दीदी, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से घूंघट और ये धुआं, मेरा दम घुट रहा है। देवरानी जी, जल्दी से खाना बनाकर यहाँ से बाहर चलते हैं। काव्या सबके लिए खाना लगाती है और खुद भी साथ खाने बैठ जाती है। बहू, लगता है शर्म लिहाज तो है ही नहीं तेरे अंदर। मासा, अब क्या हो गया? आपके कहने पर ये 52 गज का घूंघट किया तो है मैंने। हमारे घर की बहुएं घर के मर्दों के साथ बैठकर खाना नहीं खाती, सबके खाने के बाद खाना खाया जाता है। पर मासा, मुझे भूख लगी है, सबके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाकर क्या मुझे खाना खाने का भी हक नहीं है? काव्या, मासा से बहस मत करो, थोड़ी देर की बात है, फिर खा लेना। काव्या गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है। पता नहीं क्या सोचकर मम्मी पापा ने मेरी शादी इस बाबा आदम के जमाने वाले घर में कर दी। दादी सा का बस चले तो वो हमें सास भी अपनी मर्जी से लेने दे। शाम में काव्या और मायरा सब्जी लेने मार्केट जाती हैं। दीदी, हमने मार्केट में भी घूंघट क्यों किया है? यहाँ कौन से हमारे घर के बड़े हैं? देवरानी जी, घर हो या बाहर, मासा का कहना है कि घूंघट औरतों का गहना होता है, इसलिए हमें हर जगह ये करना है। काव्या के लिए ऐसी जिंदगी में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रात में काव्या रोहित से बात करती है। रोहित, तुम्हें तो पता है ना, मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। मैं इस घूंघट और चूल्हे चौके में घुलकर नहीं रह सकती। मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे जॉब करनी है। काव्या, इन दिनों तुमने तो मासा का नेचर देख ही लिया है। उनके लिए लड़कियां आज भी वही चूल्हा चौका करने वाली हैं। उन्हें कितना ही समझाओ, वो तुम्हें घर से बाहर जॉब करने जाने नहीं देंगे। तो आप कुछ करिए ना, कोई तो रास्ता होगा। ऐसे ही कब तक चलता रहेगा? ठीक है, मैं एक बार मासा से बात करने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन रोहित हिम्मत करके निर्मला देवी से बात करने आता है। मासा, वो काव्या एक पढ़ी लिखी लड़की है, तो मैं क्या कह रहा था, अगर वो नौकरी कर लेती तो, वरना उसकी पढ़ाई लिखाई बेकार चली जाएगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता नहीं हमारे घर की बहुएं बाहर काम करने नहीं जाती। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि अब घर की बहुओं की कमाई खाएं।
अरे मासा, आप नाराज क्यों होती हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। बहू, तुम भी कान खोल के सुन लो। आज तो सोच लिया है, आज के बाद मत सोचना भी। अपना घर संभालो और खाना बनाकर खिलाओ, बस। लेकिन मासा, लेकिन विकिन कुछ नहीं, बस बोल दिया ना। अब अंदर जाओ। काव्या अपने कमरे में आकर रोने लगती है। मेरे सपने, मेरी पढ़ाई, सब बेकार है इनके सामने। हम बहू हैं, तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं? मासा को सिर्फ अपनी पड़ी है, बाकी किसी से उन्हें मतलब नहीं। तभी वहां मायरा आती है। काव्या, चुप हो जाओ। किन लोगों के लिए अपने आंसू बर्बाद कर रही हो, जिन्हें फर्क भी नहीं पड़ता? दीदी, आपको नहीं पता, मेरे सपने, मेरा सब कुछ मासा ने तोड़ दिया। मुझे सब पता है। जब मैं इस घर में आई थी, मेरा भी सपना था कि मैं आगे पढ़ूं, आईएएस ऑफिसर बनूं, पर मासा ने साफ मना कर दिया था। फिर भी मैंने चुप चुप कर पढ़ाई की, पर अब डर लगता है, अगर मैं अप्लाई करूंगी और घर में किसी को पता चल गया तो। दीदी, अब हम और डर डर कर नहीं जिएंगे। हमें भी पूरा हक है अपने सपने पूरे करने का। आप अप्लाई करोगी और मैं आपका साथ दूंगी। अगले दिन काव्या और मायरा किचन में बैठी बात कर रही होती हैं। दीदी, हम शाम में सब्जी लेने जाएंगे, तब आपके आईएएस के लिए अप्लाई कर देंगे। पर काव्या, अगर मासा को पता चल गया तो? अरे दीदी, अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा। पर सोचो, अगर हो गया तो पूरे देश में आपका नाम होगा और मासा को भी गर्व होगा। मुझे तो डर लग रहा है। अरे आप डरिए मत, सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। शाम में काव्या और मायरा सब्जी लेने जाती है और साथ ही फॉर्म भी भरकर आ जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और आज एक पत्र आता है। रोहित खुशी खुशी अंदर आता है। क्या बात है, इतनी खुशी किस बात की? मासा, अब तो आप पूरे गांव में मिठाई बंटवाने की तैयारी करो। ऐसा क्या हो गया, बता तो। भाभी आईएएस ऑफिसर बन गई हैं। उन्होंने आपका नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। क्या? आईएएस ऑफिसर? ये सब कैसे हुआ? तभी वहां मायरा, काव्या और सविता आते हैं। देखा, मासा जिन बहुओं को आपने कभी कुछ नहीं समझा, हमेशा घूंघट ने घर की नौकरानी बनाकर रखा, आज उसी ने आपका नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। तब निर्मला देवी को एहसास होता है कि जिन बहुओं को वो किसी लायक नहीं समझती थी, वही सबसे ज्यादा लायक निकली। बहुओं, मुझे माफ कर देना। अब से कोई घूंघट नहीं करेगा। जिसे जो बनना है बनो, आगे पढ़ना है तो पढ़ो, नौकरी करनी है तो करो। उस दिन के बाद से किसी ने भी घूंघट नहीं किया और सबको अपनी मर्जी की जिंदगी मिल गई।